नमस्कार, स्वागत है आपका। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट का सिलेबस है वो पोएट्री का, और पोएट्री खास करके शुरू शेक्सपियर। तो पहले थोड़ी बात हम विलियम शेक्सपियर के पोएट्री की करेंगे, उनके सॉनेट की करेंगे स्पेशली, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है। और फिर हम उन दोनों सॉनेट्स की चर्चा करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, जिन पर क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में वही है तो आएगा भी वही, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले हम सॉनेट की बात कर लेते हैं। यद्यपि हमने सॉनेट की बात पहले भी किया है जब हम फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स में थे, और फिर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सॉनेट एक इटालियन, पहले थोड़ी बात हम विलियम शेक्सपियर के पोएट्री की करेंगे, उनके सॉनेट से आया है, और इटालियन में इसका मतलब होता है, उन दोनों सॉनेट की चर्चा करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, जिन पर, और इटालियन सॉनेट को फेमस करने वाले जो थे उनका नाम था पेट्रार्क। पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पेट्रार्क को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर को रिलीजियस से हटा करके ह्यूमनिज्म पर कर दिया था। राइट, मतलब कि अभी तक जो टोटल लिटरेचर था वो गॉड और धर्म के इर्द गिर्द घूमता था। पेट्रार्क ने उसको गॉड और धर्म के इर्द गिर्द से उठा करके इंसान के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए उनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमनिज्म का एक दूसरा भी मतलब होता है। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज का दोबारा से जो है सेंटर में लाना, उसको भी रिवाइवल कहा जाता है, उसको भी ह्यूमनिज्म कहा जाता है। और ये दोनों के मास्टर थे पेट्रार्क। पेट्रार्क ने ऐसा कर दिखाया था, इसीलिए फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है। और जिस सॉनेट को इन्होंने प्रैक्टिस किया उस सॉनेट को पेट्रार्कन सॉनेट या इटालियन सॉनेट कहा जाता है। पेट्रार्क से वो पेट्रार्कन बन गया है, और इटली के थे इसलिए उसको इटालियन सॉनेट कहा जाता है। और इटालियन सॉनेट 14 लाइंस की एक पोयम होती है, और 14 लाइंस को इटालियन सॉनेट में दो पार्ट में बांट दिया जाता है, और दो पार्ट का जो शुरू का 8 लाइंस होते हैं, शुरुआत की 8 लाइंस, उनको ऑक्टेव कहा जाता है। ऑक्टा का मतलब ही 8 होता है, और जो बाद की 6 लाइंस होती हैं, 6 लाइंस, उनको सेस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेस्टेट। सेस्टेट का मतलब 6 लाइंस होती हैं, 8 और 6, मतलब यह है कि 8 लाइन तक एक बात कही जाती है और 6 लाइन में दूसरी बात कही जाती है। ये पोयम का स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो 9वीं लाइन होती है, 9th लाइन होती है, वहां से मीनिंग क्या होती है, वहां से चेंज होने लगता है, सिचुएशन टर्न होने लगती है, और इसलिए जो 9th लाइन होता है सॉनेट का, उसको वोल्टा कहा जाता है। वोल्टा का मतलब क्या होता है? वोल्टा का मतलब होता है टर्न हो जाना। राइट, वोल्टा टर्न कर देता है, 9th लाइन टर्न कर देती है। ये इटालियन सॉनेट की अभी हम बात कर रहे हैं। ऑक्टेव 8 लाइंस होती हैं, और इसकी जो राइम स्कीम होती है ना, वो ए बी बी ए, ये राइम स्कीम है। और सेस्टेट की सी डी सी और सी डी सी, ये सेस्टेट की राइम स्कीम है। इस टाइप से 14 लाइन बन जाता है, जिसको हम सॉनेट कहते हैं। इटालियन सॉनेट, पेट्रार्कन सॉनेट कहा जाता है। क्लियर, इटली में शुरू हुआ था यह शॉर्ट सॉन्ग, और ये अब्बा अब्बा। या बहुत ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में राइम स्कीम पर क्वेश्चन आएगा,
वहां पर शेक्सपियर की राइम स्कीम दी होगी, पेट्रार्क की दी होगी, स्पेंसर की दी होगी, और किसी का पूछ लेगा कि पेट्रार्कन की कौन सी है या शेक्सपियरियन जो है कौन सी है, तो आप इस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि पेट्रार्क की क्या है। अब पेट्रार्क सबसे शुरुआत के हैं, इसलिए उनकी राइम स्कीम भी शुरुआत से होती है, फादर से ही होती है, तो अब्बा फादर ही होता है, तो अब्बा अब्बा ए बी बी ए, और फिर लास्ट की जो 6 लाइंस है वो सी डी सी, ये इटालियन सॉनेट कहलाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। आइए, अब ये इटली से इंग्लैंड आता है सॉनेट, राइट। इंग्लैंड में लगभग लिटरेचर इटली फ्रांस से ही आता है। यहां पर जब पहुंचता है, लाता कौन है सबसे पहले ये जान लीजिए। लाने का मतलब यह है कि कौन ऐसा था जिसने पेट्रार्की स्टाइल में लिखना शुरू किया, वो था सर टॉमस व्याट। सर टॉमस व्याट, ये वो पहले पोएट थे जिन्होंने इंग्लैंड में सॉनेट लिखना शुरू किया था, राइट। फर्स्ट पोएट इन इंग्लैंड हु स्टार्टेड राइटिंग सॉनेट्स, सर टॉमस व्याट। इसीलिए कहा जाता है, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सॉनेट फॉर्म को इटली से इंग्लैंड कौन लाया था, तो सर टॉमस व्याट लाए थे, और ये पेट्रार्क के ही इमिटेशन में सॉनेट लिखते थे। इन्हीं के साथ इनका एक कंटेम्पररी और इनका फ्रेंड पोएट था, और उस फ्रेंड पोएट का नाम था सर हेनरी होवर्ड। सर हेनरी होवर्ड, और इसी को ही अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ल ऑफ सरे। अर्ल एक पोस्ट होती थी और सरे एक जगह है, जैसे कि हमारे यहाँ मेयर होता है, वैसे अर्ल होता है, पद होता था। तो इन्होंने भी सॉनेट लिखना या पेट्रार्क की तरह या सर टॉमस व्याट की तरह, लेकिन इन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा बदलाव लाए। और क्या बदलाव लाए कि इन्होंने जो ऑक्टेव और सिस्टेट में लाइन डिवाइड होती थी, ऑक्टेव और सिस्टेट की जो लाइन 8 और 6 होती थी, इन्होंने उसमें परिवर्तन करके कर दिया। इन्होंने उसको क्वार्टरेन फॉर्म में कर दिया। क्वार्टरेन का मतलब होता है 4 लाइन, मतलब इन्होंने 4 लाइन के बना दिए, राइट। और 4 लाइन के 3 स्टैंजा बनाए, इसी को 3 क्वार्टरेन्स कहा जाता है। और लाइन तो 14 होनी थी, जो 2 लाइन बची इसको इन्होंने कपलेट में बना दिया, इसको इन्होंने एक दोहा बना दिया, उसको कपलेट कहा जाता है। ये 2 लाइंस होती है, राइट। दोहा में मतलब ही 2 है, कपलेट से ही कपल भी बनता है, राइट। अब 3 क्वार्टरेन्स और 1 कपलेट, ये पैटर्न हेनरी होवर्ड ने शुरू कर दिया। क्लियर? अब हेनरी होवर्ड इंग्लैंड के थे, जैसे पेट्रार्क इटली का था, तो पेट्रार्क के नाम पर जो सॉनेट फॉर्म डेवलप हुआ उसको पेट्रार्कन सॉनेट कहा गया, या उसको इटालियन सॉनेट कहा गया। बिल्कुल उसी तरह से जो सर हेनरी होवर्ड ने सॉनेट फॉर्म डेवलप किया या पेट्रार्कन को मॉडिफाइड किया, उसको क्या कहा गया? वो इंग्लैंड के थे, इसलिए इस पैटर्न को इंग्लिश सॉनेट कहा गया, राइट। इंग्लिश सॉनेट इस पैटर्न को कहा गया, राइट। सर होवर्ड बीइंग एन इंग्लिशमैन, और जब क्वार्टरेन बना तो उसके हिसाब से राइम स्कीम भी बदली, और जब राइम स्कीम बदली तो क्वार्टरेन में पहला क्वार्टरेन बना ए बी ए बी। क्लियर? ये पहली 4 लाइन्स हुई। जो नेक्स्ट 4 लाइन्स हुई वो बना सी डी, और फिर नेक्स्ट जो थर्ड क्वार्टरेन है वो बना ई एफ, और
So the each part is followed by complete एक्चुअली शेक्सपियर एलिजाबेथन एज का पोएट है और एलिजाबेथन एज में बहुत सारे ऐसे पोएट थे जो सॉनेट लिख रहे थे। चाहे आप ब्रेटन की बात करो, चाहे आप सिडनी की बात करो, चाहे आप स्पेंसर की बात करो, एवरीबॉडी वाज राइटिंग एंड इन द फील्ड ऑफ सॉनेट। और वो टाइम है जब लंदन को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स कहा जाता था। ये वो जमाना है जब लंदन में हर कोई पोएट ही हो गया था। एवरीबॉडी रोट समथिंग, सब कुछ ना कुछ लिख रहे थे। तो ये काम जो है शेक्सपियर ने बहुत खूबसूरती से किया, इसलिए इंग्लिश सॉनेट को ही शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाता है। क्लियर? शेक्सपियरियन सॉनेट में राइम स्कीम क्या होती है? बिल्कुल वही जो इंग्लिश सॉनेट की राइम स्कीम होती है। शेक्सपियर ने मॉडिफिकेशन नहीं किया। यद्यपि शेक्सपियर ने जो सॉनेट्स लिखा है कहीं कहीं पर वेरिएशंस हैं, कहीं कहीं शेक्सपियर सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते, क्योंकि शेक्सपियर तो शेक्सपियर है, वो किसी भी पैरामीटर पर नहीं चलता, उसका अपना नियम होता है, जिसकी मर्जी आए उसके नियम पर चले। तो कुछ तो मॉडिफिकेशंस हैं, बट बाय एंड लार्ज यही पैटर्न है शेक्सपियर के सॉनेट का। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। Under the title नंबर कंप्लीट के साथ 16 से शेक्सपियर के सॉनेट थे, और जब 1602 में तो उस समय इसमें टोटल 1 अर्पित किया था। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो शेक्सपियर सॉनेट जो थे दे वर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। अब ये मिस्टर WH कौन है, इस बात पर बहुत डाउट है, बहुत रिसर्च हुआ है, बहुत कंफ्यूजन है। आपके पेपर में आएगा भी नहीं कुछ। आपके पेपर में अगर आता है कि शेक्सपियर सॉनेट्स किसको डेडिकेटेड है, तो नाम है उनका मिस्टर WH। क्लियर? अब दूसरा जो शेक्सपियर के सॉनेट में हम डिवीजन की बात करते हैं, तो शेक्सपियर के सॉनेट्स को
जनरली 2 पार्ट में नहीं तो 3 पार्ट में हम बांटते हैं। 154 सॉनेट्स में सॉनेट नंबर 1 से लेकर के और सॉनेट नंबर 126 तक, 1 से लेकर के 126 तक का जो सॉनेट है वो शेक्सपियर ने एक यूथ को, सुंदर फेयर यूथ को एड्रेस किया है। राइट, किसको एड्रेस किया है? 1 से लेकर के 126 तक के जो सॉनेट्स हैं दे आर एड्रेस्ड टू अ फेयर यूथ, एड्रेस्ड टू अ फेयर यूथ, एक शानदार तरीके से बच्चे को डेडिकेटेड किया है। और इसीलिए शेक्सपियर पर होमो का भी आरोप लगता है कि वो सेम सेक्स को डेडिकेट किया है। सॉनेट नंबर 26 से लेकर के 126 से लेकर के और 152 तक के जो सॉनेट्स हैं वो उन्होंने एक महिला को डेडिकेट किया है जिसको शेक्सपियर डार्क लेडी कहता है। राइट, डार्क लेडी कहता है। अब वो डार्क लेडी कौन है ये नहीं पता कि शेक्सपियर किसकी बात कर रहा है। ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो डार्क लेडी जो है अपने वाइफ एनी हाथवे को कहता है, बट इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो डार्क लेडी कौन है। जहां तक आपके सिलेबस की बात है तो आपके सिलेबस में 2 सॉनेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, एक तो फेयर यूथ से लिया है और एक लिया है डार्क लेडी के एड्रेसल से। आप सोच रहे होंगे 154 है तो बाकी के 2 कहां गए? बाकी के जो 2 हैं उनको ग्रीक सॉनेट्स कहा जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में रख दिए जाते हैं, फेयर डार्क लेडी वाले में। ऑलराइट, ये शेक्सपियर के सॉनेट का जो है डिवीजन है, ये पब्लिकेशन है, ये डेडिकेशन है और ये एड्रेसिंग है टू अ फेयर यूथ एंड अ डार्क लेडी। क्लियर? इतनी सी बात शेक्सपियर के सॉनेट पर हमको आपको आज करना था, जो हमने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। क्लियर? अब आइए उन सॉनेट्स को पढ़ते हैं जो आपके पेपर में, जो सिलेबस में आपके प्रिस्क्राइब्ड है। क्लियर? एक सेकेंड का टाइम दीजिए। Sonnet number 29 and 138 are prescribed in your syllabus. Let's start with this sonnet. This is sonnet number 29 that is on your screen. Right, sonnet number 29. Here I have not given the title of the sonnet, क्योंकि शेक्सपियर के या किसी के सॉनेट की कोई टाइटल नहीं होती है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम होती है उसी को जो है टाइटल मान लिया जाता है। राइट, फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉनेट इज जनरली सपोज टू बी द टाइटल ऑफ द पोएम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उसी को ये मान लीजिए ये टाइटल है सॉनेट की। फर्स्ट लाइन है व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज। व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून्स एंड मेंस आईज। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है? डिसग्रेस का मतलब होता है एक टाइप से शेम, बेइज्जत होना। एक्चुअली शेक्सपियर तो नाटककार था, उसने सॉनेट्स लिखे कब? ये तो बड़ा क्वेश्चन है। शेक्सपियर एक्चुअली हमने आपको शायद बताया भी था, आपको याद भी होगा कि लंदन में प्लेग बहुत फैलता था और जब जब प्लेग फैलता था तब तब जो है थिएटर्स शट डाउन हो जाया करते थे, बंद हो जाया करते थे। और जब थिएटर्स बंद हो जाया करते थे तो नाटककार लोग करें क्या? उनका तो बिजनेस बंद हो गया। जैसे कि कोरोना आया और सबका बिजनेस बंद हो गया तो टीचर्स क्या करें? टीचर्स ने ऑनलाइन मेथड खोज लिया और उससे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ऑनलाइन मेथड में क्या है कि मैं बोल रहा हूं और आप घर पर अपने बैठ करके बड़े आराम से देख रहे हो। जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो ऐसे आराम से नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ
लिखता रहता है, क्योंकि हाथ जो है ना वो फड़कने लगता है। शेक्सपियर के साथ भी यही हुआ कि जब 92 में थिएटर्स क्लोज हुए, एक तो नया नया वो ड्रामाटिस्ट बना था, तो जब हमको नई नई जब शौक चढ़ती है तो किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। शेक्सपियर के साथ भी ऐसा हुआ, नया नया नाटककार बना था, थिएटर्स बंद हो गए, तो उसने अपनी पोयम्स लिखना शुरू कर दिया। उसी दौरान उसने अपनी जो पहली जो उसकी किताब छपी जिसका नाम था वीनस एंड एडोनिस 1593 में, उसने तभी लिखा था। और जो दूसरी उसकी जो है लॉन्ग नैरेटिव पोएम है द रेप ऑफ लुक्रीस, तब जो है उसी समय प्लेग के दौरान उसको भी लिखा था। और यद्यपि सॉनेट्स छपे तो बहुत बाद में 1609 में, लेकिन उसकी राइटिंग उसने तभी शुरू कर दिया था जब प्लेग फैला था, जब थिएटर्स क्लोज हुए थे 1592 में। जहां तक बात आपके इस सॉनेट 29 की है, तो ये 29 नंबर सॉनेट एक टाइप से ऑटोबायोग्राफिकल सॉनेट भी है। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पोएट उस डिसग्रेस की बात करता है, और वो डिसग्रेस शेम की बात करता क्यों है? दो पॉइंट्स यहाँ पर मेंशनेबल हैं। एक पहले सुनिए, वो ये है कि एक यूनिवर्सिटी विट्स थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जब अपने डेथ बेड पर थे तो उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था डायरी के फॉर्म में, और उस पैम्फलेट का नाम था ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट। राइट, ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट में उन्होंने 3 नाटककारों पर बड़ा हमला बोला था, और उसमें से एक शेक्सपियर था। शेक्सपियर के कुछ हिस्टोरिकल प्लेज आए थे, तो रॉबर्ट ग्रीन तो बहुत हाईली एजुकेटेड था, उसको ये लगा कि उसका काम कोई और कैसे कर सकता है, वो व्यक्ति जो कभी यूनिवर्सिटी ही नहीं गया हो, जो कभी विश्वविद्यालय ही नहीं गया हो। और इसलिए उसने शेक्सपियर पर हमलावर होते हुए कहा कि शेक्सपियर कौन है। शेक्सपियर को बोला कि ये एक अप स्टार्ट क्रो है, एक नया नया नाटककार था, ये नया नया कौवा है। उसको बोल दिया कि काव काव करता है, भाषा हमारी लिखता है, ब्यूटिफाइड इन आवर फेदर्स। शेक्सपियर हर्ट निश्चित रूप से हुए होंगे इस घटना से, और ऐसा माना जाता है ये जो सॉनेट है 29, ये शेक्सपियर ने उसी घटना पर बेस किया है उस सॉनेट को। क्लियर? तो ये बात यहाँ पर आपको जानना जरूरी था, इसीलिए इस सॉनेट को क्या हमने कहा, इसको ऑटोबायोग्राफिकल सॉनेट कहा जाता है। लाइंस पढ़िए पोयम की। लाइंस आपके पेपर में आ भी सकती हैं और ना भी आए, तो सिलेबस को आपको इतना मजबूती से तैयार रखना चाहिए कि कुछ भी आए वहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। राइट, मेरे स्टूडेंट्स में और दूसरे स्टूडेंट्स में यही अंतर होता है कि मैं सिर्फ लाइन नहीं, सॉनेट बता करके आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक एक लाइन सारे पोएम्स की बताऊंगा, ताकि जब पेपर बने और पेपर वाला लाइन दे वहां पर, और उम्मीद ये करे कि आप लाइन गलत करेंगे, तो पेपर सेट करने वाला धोखा खा जाए और आप अपनी लाइन सही करके आए और आप सिलेक्शन ले करके आए। सिर्फ उसी लिए जो है आपके स्क्रीन पर हमने यहाँ सॉनेट चला दिया है, ताकि आपको अलग से मोबाइल में सर्च ना करना पड़े कि पहले सॉनेट सर्च करें तब या तो सॉनेट पढ़ें या तो आप हमको लाइव देखें। यहाँ पर दोनों एक साथ है, एक तरफ सॉनेट और एक तरफ मैं खुद प्रेजेंट हूं। देखिए पहले सॉनेट की टाइटल क्या है कि व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेंस आईज। फॉर्चून भी जैसे जब थिएटर्स बंद हो गए ना, तो शेक्सपियर की किस्मत भी तो डाउन हो गई ना, दुकानें बंद हो गई, कोरोना लगा, लॉकडाउन हुआ, सारा बिजनेस चौपट, तो शेक्सपियर का भी बिजनेस चौपट हो गया। तब वही कह रहा है कि जब आप किस्मत से और आदमी की निगाह से दोनों से गिर जाएं। राइट, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन कर रहा है कि व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून, फॉर्चून माने किस्मत, एंड विद एंड मेंस आईज, और इंसान की निगाह, दोनों की बात कर रहा है। और फिर कह रहा है कि आई ऑल अलोन विदीप माई आउटकास्ट स्टेट। आउटकास्ट का मतलब होता है समाज से बहिष्कृत हो जाना। यहाँ पर बहिष्कृत कैसे हुआ है? क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट ग्रीन ने उसको कौवा बोल दिया है, आप स्टार्ट करो बोल दिया है, मतलब कि दुनिया के जो लोग हैं
यूरोप के जो लंदन के लोग हैं वो समझते हैं कि लिखना पढ़ना तो उनका विशेषाधिकार है, कोई और ही काम कैसे कर सकता है। इसलिए शेक्सपियर अपने आप को आउटकास्ट समझता है और कहता है मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, अलग थलग हूं, और आई वीप, मैं रोता भी हूं उस चीज पर, राइट। आई अलोन वीप माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अपने इस बहिष्कृत हालात पर बहुत दुखी भी हूं, बहुत रोता भी हूं। और क्या होता है, एंड ट्रबल डेफ हेवन विद माई बूटलेस क्राइज एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। यद्यपि मैं रोता तो हूं, लेकिन मेरी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, मेरी बात कोई सुनता नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद रोने वाला हूं और खुद अपनी बात को सुनाने वाला भी हूं। मेरी बात कोई सुनेगा तो है नहीं, क्योंकि मेरा वो स्टेटस नहीं है, और जब मेरा स्टेटस वो नहीं है तो मेरी बात कौन सुनेगा। मतलब ये कि मेरी बात, ये नेक्स्ट जो है लाइन ये है, नेक्स्ट क्वाट्रेन ये है, सेकेंड क्वाट्रेन ऑफ द पोएम इधर फिर दिया है। कह रहा है विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, featured like me, like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what most enjoy contended least. राइट, एक एक वर्ड्स शेक्सपियर का कितना मीनिंगफुल, कितना पावरफुल होता है। आप पढ़िए लाइंस को तो खुद ही आप जान जाएंगे कि उस लाइन में कह क्या रहा है। पहले तो वो कह रहा है कि राइटिंग सॉनेट जो है एब्सोल्यूट जो है क्या बता रहा था, द अपोजिशन बिटवीन डे एंड नाइट जो है यही सॉनेट को डोमिनेट कर रहा है। फॉर द पोएट नीदर टाइम एलिविएट्स हिज सफरिंग, उसकी सफरिंग को तो कोई कम करने वाला ही नहीं है, और जब उसकी सफरिंग को, उसके दुख दर्द को कोई कम करने वाला नहीं है तब वो करे ही क्या, राइट। इसलिए कहता है कि कोई बात नहीं, उम्मीद अभी भी है, राइट। उम्मीद अभी गई नहीं है, उम्मीद अभी कायम है। एक दिन आएगा जब मैं फिर से अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। यहाँ पर पोएट ने एक पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, और वो पर्सोनिफिकेशन क्या यूज किया है, टू शेक हैंड्स टू टॉर्चर, दे आर वर्किंग टुगेदर टू हार्म हिम, द डे गिव्स हिम टॉयल एंड अदर ब्रिंग्स हिम थॉट्स ऑफ हाउ far away he is from the youth during the day. It is bringing him no closer, which is all he really cries out. Right? Yeah, with all I most enjoy contented least. जिसको मैं बहुत enjoy करता हूं वो संतुष्टि जो है बहुत कम देता है। Yet जो तीसरा क्वार्टरेन है, जहां 9th लाइन शुरू होती है, जहां हमने बोला वोल्टा शुरू होता है, तो समस्या तो ये सारी है, और यहां से वो समस्या के समाधान पर आता है, यहां से वो समस्या के रेजोल्यूशन पर आता है। और रेजोल्यूशन कहां से शुरू होता है, वो बोलता है कि यट का मतलब है इसके बावजूद, फिर भी, राइट। अब फिर भी का मतलब क्या है, फिर भी का मतलब अभी जो तक जो था उसके जस्ट अगेंस्ट कोई बात करने अब वो जा रहा है, जस्ट उल्टा वो बात करने जा रहा है कि इतनी सारी दिक्कत, इतनी सारी समस्याओं के बावजूद मैं डिस्ग्रेस हो गया हूं, शेमफुल हो गया हूं, और मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे आउटकास्ट भी कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। क्या बोलता है, येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, एंड देन माई स्टेट like to the lark, a break of day arising from sullen earth sings him at heaven's gate. अब फिर से यहाँ पर सिमली का प्रयोग करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जब उसको पूरी आशा, उसकी पूरी उम्मीद है कि जब उसका बिजनेस फिर से चल उठेगा और फिर से जो है वो लोगों का सम्मान पाएगा। बिल्कुल वैसे जैसे कि जो लार्क होता है वो रात के अंधेरे से परेशान तो होता है, लेकिन जैसे दिन निकलता है ना, दिन निकलते ही उसका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाता है। फ्रॉम
sullen earth sings hymns at heaven's gate। और फिर जैसे सुबह होती है तो ईश्वर के प्रार्थना में वो गीत गाना शुरू कर देता है। राइट, फिर सोनेट का जो लास्ट 2 लाइन्स है, जो कपलेट है, कहता है फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट then I scorn to change my state with kings। राइट, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहां पर आकर के बोलता है, जो कंक्लूड करता है। क्या कंक्लूजन यहां पर है कि एक सेकेंड, आकि फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स दैट then I scorn to change my state with kings। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, मेरा जो स्टेटस होगा तो फिर किंग की तरह बन जाएगा, मैं पूर्ण रूप से अपने बिजनेस में फिर से सफल हो जाऊंगा। और फिर सोनेट नंबर 138 में बात करता है वो अपने डार्क लेडी की, अपनी बिलवेड की। राइट, बहुत शानदार रोमांटिक सोनेट है ये, और इसकी टाइटल है व्हेन My love swears that she is made of truth। ये उसकी टाइटल है, When my love swears, जब मेरी प्रेमिका swears माने कसम खाती है। क्या कसम खाती है कि उसका जो लव है वो किससे बना है, ट्रुथ से बना है। सत्य मतलब वो जो बोलती है सही बोलती है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। आज वैलेंटाइन डे भी है, इसलिए भी इस लाइन को याद रखना बहुत जरूरी है। When my love swears that her love she is made of truth, I do believe her। मैं उस पर तुरंत विश्वास करता हूं। और yet though knows she lies, यद्यपि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोल रही है, और तब भी मैं उसकी बात को मान लेता हूं। सोचिए कितना करेजियस लवर है। I do believe her though she जो है no I know she lies, that she might think me some untutored youth। मुझे क्या समझती होगी वो, जब वो झूठ बोलती है और मैं मान लेता हूं कि हाँ तुम सही हो, तो क्या समझती है कि मैं कैसा हूं, अनट्यूटर्ड यूथ हूं। अनट्यूटर्ड का मतलब बिल्कुल अनपढ़ हूं, मुझे ट्यूशन नहीं मिला है, मैं अशिक्षित हूं। यहाँ पर मतलब क्या है अनट्यूटर्ड यूथ का, कि मैं इमेच्योर हूं, मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है। ये एज की बात कर रहा है। एज एक तरफ, ये अनट्यूटर्ड यूथ का मतलब ही बता रहा है कि ही हैज गेन्ड मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। अनुभव बहुत हो चुका है, लेकिन उसकी प्रेमिका जो है वो ये सोचती है कि मेरे बारे में सोचती होगी कि मैं क्या हूं, एक अनट्यूटर्ड यूथ हूं उसकी नजरों में। अनलर्न्ड इन द वर्ल्ड्स फॉल्स सैटेलिटीज, और कैसा हूं, अनलर्न्ड हूं, अनपढ़ हूं दुनिया, वर्ल्ड सैटेलिटीज, दुनियादारी में मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसा उसको गलतफहमी हो सकती है कि ऐसा वो मानती हो। लेकिन मामला क्या है, अगले क्वार्टर में देखिए, दस इस प्रकार वेली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, वो तो मुझे गलत समझ रही है कि मैं यंग हूं। तो यंग हूं नहीं, अनट्यूटर्ड थोड़े ना हूं मैं, मुझे तो एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा वो सोचती है कि मैं अभी तक यंग हूं। ऑल्दो शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, यद्यपि उस बात को जानती है कि माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, मेरे जो सबसे अच्छे वाले दिन थे ना वो बीत चुके हैं, अब वो दिन नहीं रहे जो कभी हुआ करते थे। बेस्ट डेज का मतलब है जो हमारी जवानी के दिन थे वो अब बीत चुके हैं। इस बात को वो जानती है, वो ये जानती है लेकिन समझती है कि मैं बुद्धू हूं, अनट्यूटर्ड यूथ हूं, अनलर्न ऑफ वर्ल्ड सैटेलिटीज हूं, दुनियादारी के बारे में मुझे पता नहीं है। Although she knows my days are past the best, simply credit her false speaking tongue on both sides, thus is simple truth suppressed। और मैं उसकी बात मान लेता हूं और वो बता देती है, इसका मतलब जो हकीकत है वो दोनों तरफ से सप्रेस होता है, सत्य दोनों तरफ से मारा जाता है।
वो बोल करके जानती है कि वो झूठ बोलकर जानती है कि सही, कहती है कि सही बोल रही हूं, और मैं सही जान करके चुप रहता हूं, इसका मतलब मैं भी उस बात को दबा ही रहा हूं। दोनों तरफ से सत्य ही मारा जाता है। ये आज जो है 8 लाइन्स हो गई था। अब 9th लाइन से जहां से मीनिंग टर्न करेगी। देखिए पिछले वाले सॉनेट में येट से मीनिंग टर्न हो रही थी, यहां पर बट से मीनिंग टर्न हो रही है। लेकिन wherefore says she not she is unjust, कब वो कहती है कि वो अनजस्ट नहीं है। एंड wherefore say not that I am old, क्या मैं ओल्ड नहीं हूं, मैं ओल्ड भी हो गया हूं और वो अनजस्ट भी है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। कहता है जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, लव्स बेस्ट हैबिट इज सीमिंग ट्रस्ट, प्यार आप तभी तक बनाए रख सकते हो जब तक लोगों को लगे, एक दूसरे को लगे कि ट्रस्ट है। और अगर ट्रस्ट खत्म तो फिर लव तो लव ही नहीं रहा। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और लव के लिए तो एज का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बार ही नहीं है, एज कितनी भी हो सकती है। इसलिए therefore I lie with her and she lies with me। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पन, PUN। पन का मतलब होता है श्लेष, राइट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हिंदी में तो आपको पता ही ना कि शब्द एक ही बार हो, चिपके अर्थ अनेक, ऐसी स्थिति हो जहां अलंकार है श्लेष, वही श्लेष अलंकार यहाँ पर पन का यूज किया है शेक्सपियर ने। और शेक्सपियर तो पन के यूज करने में महारथी है, मास्टर नरेटर है वो पन के लिए। कहता है कि therefore she lies, I lie with her and she lies with me। लाई का दो मतलब होता है, लाई का मतलब लेटना होता है और लाई का मतलब झूठ बोलना होता है। इतना सब जानते हुए भी मैं उसके साथ सोता हूं और वो मेरे साथ सोती है, एक मतलब ये। और दूसरा ये कि इतना जानते हुए भी कि मैं भी झूठ बोलता हूं और वो भी झूठ बोलती है, दोनों ही झूठ बोलते हैं। एंड इन आवर फॉल्ट बाय लिव्स विद हर अ फ्लैटर्ड बी, एंड इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज बी फ्लैटर्ड बी। और हम अपने झूठ से ही एक दूसरे को खुश रखते हैं, एक दूसरे को प्रसन्न रखते हैं। यही सॉनेट की पूरी मीनिंग है। क्लियर? अब मुझे आशा है कि आपने सॉनेट को पूरी तरीके से एंजॉय किया होगा। कि कोई दिक्कत है, कोई इशू तो नहीं ना? चलिए, तो शेक्सपियर का सॉनेट यहीं पर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिल्टन की पोयम को लेकर के आएंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।